पर लैंड करते थे तो ख़बर चलती थी कि खान साहब नंगे पैर मदीना शरीफ में लैंड हुए और वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गए। तो वो बता सकते हैं कि अपने ज़ाती अखराजात पर गए थे या सरकारी अखराजात पर गए थे। तो बिलावल साहब ने तो कह दिया है कि अपने अखराजात पर्सनली बेयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस काम को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा वज़ीर ख़ारजा है जो एक्चुअली कौम के ऊपर बोझ नहीं बन रहा, वो अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर रहे हैं। ये आप देखें, आपने अपने सवाल में ख़ुद पूछा इलीगल इमिग्रेंट। आप मुझे बताइए, क्या कोई शख्स, क्या आप इलीगली किसी परमिट के बग़ैर, किसी परमिशन के बग़ैर, किसी शनाख्त के बग़ैर, किसी पासपोर्ट के बग़ैर दुनिया के किसी भी मुल्क में रह सकते हैं? इसका जवाब है नो। तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल इमिग्रेंट है, जो कानूनी प्रोसेस के साथ इस मुल्क में है, वो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो आपको, मुझे, हम सबको मिले हुए। लेकिन जिन लोगों के पास वो कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और हो रही है। ये करके मैं आपको बता रहा हूँ। कराची के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम तेजी से जारी थे, लेकिन अचानक से लगा ऐसा रहा कि उन तमाम तरक्याती कामों को फुल स्टॉप लग गया। तो क्या इसकी वजह बता देगा? दूसरा आपसे सवाल ये था कि एमकेएम की जानिब से बलदियाती हल्का बदल पे तकरीबन 70 से ज़ायद यूनियन कमेटीज़ में इजाफा करने की तजवीज़ दी गई थी। क्या सिंध हुकूमत यूनियन कमेटीज़ बढ़ाने में गौर कर रही है? इसमें क्या होगा? देखिए, हम खुद तो ये काम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की एक दरख्वास्त सिंध हुकूमत के पास आई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसके मुताबिक उन्होंने हमें दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मामले को रेस किया जाए। तो हमने पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। हमने उनकी दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है उस अदालती फ़ैसले के साथ। और अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी क्या राय इस हवाले से देते हैं। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। जैसी जवाब आएगा उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जहाँ तक काम है, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि जो काम स्टार्ट किए गए वो कोई डिस्क्रेशन के ऊपर नहीं स्टार्ट किए गए, उनका एक प्रोसेस था, उनको बजट में डाल के अप्रूव कराया गया और वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो चल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं पहले मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, मैं खुद जगह जगह पहुंचता था, तो शायद उसके अंदर जो काम हो रहा था उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी थी, शायद थोड़ी सी उसके अंदर सुस्ती आ गई हो। लेकिन मैं इसको वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं अभी भी बहैसियत मुशीर वज़ीर आला सिंध उन चीज़ों का मुआयना भी करूँगा, विज़िट भी करूँगा। और आपने देखा पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध खुद 1122 के जो इमरजेंसी सेंटर थे उसका उन्होंने इफ्तिताह किया और वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी मौजूद थे। तो मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि शहर में जो काम का सिलसिला जारी हुआ है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। चेहरा कोई भी हो, इस शहर का हक है कि शहर में काम हो, शहर में बेहतरी हो। मुर्तज़ा वहाब हो, कोई और शख्स हो, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी हो, सही रखा जाए। और मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि काम कंटिन्यू करे। ये करके मैं जा रहा हूँ। कहा कि इकोनॉमिक टेररिज्म था और खान साहब को हटाया भी आईनी तरीके से गया क्योंकि जब वो नागज़ीर हो गए। तो उनके जो हालिया बयानात हैं उसका भी टारगेट जो है उनका वो है कि स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी की बात करें, वो इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो कोई आईनी तरीका नहीं है कि इनके बयानात जिसको ये यूटर्न कहते हैं उसको कोई आईनी तरीके से जवाब किया जाए? इसका एक बड़ा आसान तरीका है, मीडिया पे रिपोर्ट करना छोड़ दें। वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं उनके बयानात पे, देखिए मैं बताऊं, मैं मोदी है ना, उसने गुजरात में कत्ल गारत कर दी, तबाही कर दी, वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता है क्या? इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को होता है, पाकिस्तान को होता है, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ अबव बोर्ड, पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है, 22 करोड़ आवाम का है।
तो खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने बयानात में वो पीपल्स पार्टी को या नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो कभी कभार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे वो आपको याद होगा मलेशिया गए थे महातिर मोहम्मद से मिलने के लिए, बजाय इसके कि वो लोगों को कहते कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हैं, वो क्या है पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, बहुत तबाही है। तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर होता है, अगर वो खुद नुक्स बयान करे और अच्छाई को छुपा दे और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को उजागर करे, तो उसका नुकसान हम सबको का। तो मैं समझता हूँ वो 4 साल में हमने देख लिया कि खान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म क्या नुकसान पहुँचाया। और अफसोस की बात ये कि बहैसियत अपोजिशन लीडर के भी वो आज भी लोगों को उम्मीद नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नुकसान पहुँचाने की बात करें। सॉरी यार, मुशीरे कानून भी है माशाल्लाह से, और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का कानून है, जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है तो ना तरक्याती काम होते हैं और ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। वो ऐसी क्या वजह थी, इतनी नागुज़ीर वजूहत थी कि उस पर डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें तब्दील किया गया, और फिर वज़ीर आला उस पर स्टैंड भी ले रहे हैं कि हाँ जनाब हो सकता है। अब जब कोई और इधर इंटरफेयर करेगा फिर आपको बुरा लगेगा। देखिए थोड़ा सा ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन भी एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, तरक्याती काम क्या रुक जाएंगे? अगर इलेक्शन का प्रोसेस 30 दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा, तरक्याती काम नहीं होने चाहिए क्या? तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भाई लोगों की सेवरेज लाइन डलनी है तो सिर्फ इलेक्शन के बाद तो नहीं डलती ना वो। अगर आपकी सेवरेज चौक हुई हुई है तो वहाँ काम होने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो वो काम होने की ज़रूरत है ना। तो मैं समझता हूँ इस मंतक को ठीक करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इलेक्शंस और हुकूमत, गवर्नेंस और इलेक्शन साथ साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इनको चलने की ज़रूरत है। जी अभी हाल ही में जहाँ पे 1122 का इफ्तिताह किया, वहाँ पर ग्रीन बसेस खड़ी हुई थी, 1122 की कीमती एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। इसी तरह से हाल ही में यूनिवर्सिटी रोड जो है 4-5 साल पहले बना, और ये रेड लाइन मंसूबा भी पहले का ही था, लेकिन अब दोबारा से उस पूरे रोड को खोद दिया गया। माले मुफ्त दिले बेरहम, कब तक आवाम की आपने बड़ी इंजीनियर्स नाअहल है या कोई करप्शन का सिलसिला है कि नए रोड बनाते हैं फिर दोबारा खोदते हैं फिर बनाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड मेरे भाई बनी थी 2016 में, और 2016 में रेड लाइन का मंसूबा नहीं था, और रेड लाइन का मंसूबा अभी कोई 3 महीने पहले उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। प्लानिंग में था सर पहले से, यार जब बना उससे भी पहले प्लानिंग में था। प्लानिंग में तो इस वक्त पता नहीं क्या क्या है। तो अगर प्लानिंग के चक्कर में आप काम करना छोड़ दें तो फिर आप तनकीद इस बात पे करेंगे काम नहीं हो रहा। तो इसलिए काम होता है। ये जो रेड लाइन मंसूबा बनेगा जिससे फ़ायदा एक आम आदमी को होगा, गरीब आदमी को होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। उसमें यूनिवर्सिटी रोड के बीच में सेंटर आइलैंड के ऊपर ये काम किया जा रहा है और सड़क को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन का जो मसला है शहर का है, वो इंशाअल्लाह रेड लाइन मंसूबे के ज़रिए हल हो जाएगा। जो आपने ग्रीन लाइन बसेस की बात की, आपने बात बिल्कुल ठीक कही। इस पर थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें कि किस दौर में, किस तारीख़ को, किसके फैसले के बाद ग्रीन लाइन बसेस जो कि चल रही थी उनको बैतुल मुकर्रम के उस ग्राउंड पर खड़ा कर दिया गया। ये मैं सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि किसके कहने पर, किसके फैसले की वजह से, किसकी मदाखलत की वजह से वो ग्रीन लाइन बसेस जो कि सड़क पर चल रही थी उनको सड़क से हटा के बैतुल मुकर्रम के ऊपर फील्ड कर दिया गया। उस सवाल का आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। जी सलाउद्दीन, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहसीत कानून के तालिब इल्म के मैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में तो बिलीव ही नहीं करता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें भी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में बिलीव नहीं करेंगी। उनको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो फ़ैसला किया जाएगा। जहाँ तक रिलीफ़ के टाइम फ्रेम का ताल्लुक है, उसमें बिल्कुल दिसंबर की डेट ये दी गई थी, लेकिन जो डेटाबेस बन रहा है और वो जो एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम बन रहा है उसके लिए थोड़ा सा इल्तवा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हम आ गए। बहुत जल्द वो पेमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। अगली बार मुझे कहीं पहुँचना है।